नमस्कार। कभी सोचा है कि आज के लीडर्स हजारों साल पुरानी कहानियों से क्या सीख सकते हैं? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे है ना, लेकिन आज हम हिंदू कॉस्मोलॉजी में छिपे लीडरशिप के कुछ ऐसे ही राज खोलने वाले हैं जो आज भी हमारी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में हजारों साल पुरानी इन कथाओं में आज की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सलूशन छिपा हो सकता है? मेरा मानना है बिल्कुल हो सकता है। आइए साथ मिलकर इसे खोजते हैं। अच्छा, इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, और वो है युग। अब देखिए, युग का मतलब सिर्फ एक टाइम पीरियड या एरा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये समाज की मोरालिटी, उसकी स्पिरिचुअलिटी का एक आईना है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये ह्यूमन वैल्यूज के उतार चढ़ाव का एक पूरा का पूरा मैप है। और इस उतार चढ़ाव को समझने का सबसे अच्छा तरीका है धर्म का ये मेटाफर। सोचिए, धर्म एक जानवर की तरह है जिसके 4 पैर हैं। सत्य युग में धर्म अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा था। ये 4 पैर थे: सत्य, करुणा, तप और पवित्रता। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, युग बदले, धर्म का एक एक पैर कमजोर पड़ता गया, और इसी के साथ समाज और लीडरशिप के चैलेंजेस भी बदलते चले गए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले युग से, सत्य युग, जिसे द गोल्डन एज यानी सच्चाई का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। एक ऐसा वक्त जिसकी आज शायद हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। एक ऐसा दौर जहां मोरालिटी और प्योरिटी अपने चरम पर थी। इस युग की खासियत ये थी कि समाज नेचुरली ही नेक था। लोगों के लिए सही रास्ते पर चलना, धर्म का पालन करना इतना सहज था, इतना नेचुरल था कि किसी बाहरी कानून की, किसी कॉम्प्लिकेटेड गवर्नेंस सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हर कोई अपने आप में ही धर्म का पालन करने वाला था। तो सवाल ये है कि ऐसे समाज में लीडर्स कैसे होते होंगे? वो कोई पॉलिटिशियन या राजा नहीं थे, बल्कि फिलोसोफर किंग्स यानी ऋषि मुनि हुआ करते थे। वो पॉलिटिकल पावर से नहीं, बल्कि अपनी मॉरल अथॉरिटी और ज्ञान से शासन करते थे। उनका लीडरशिप पूरी तरह से सेवा, विनम्रता और एब्सोल्यूट ट्रूथ पर टिका था। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलते हैं स्वयंभू मनु, जिन्हें हिंदू परंपरा का पहला राजा माना जाता है। देखिए, उन्होंने कोई आर्मी नहीं बनाई, कोई किला नहीं बनवाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए मॉरल कोड्स बनाए, नैतिक नियम बनाए, ताकि समाज हमेशा सही रास्ते पर चले। असल में यही था उस युग का लीडरशिप, आइडियल्स को एस्टैब्लिश करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे युग में, त्रेता युग। यहीं से मोरालिटी में एक हल्की सी, बहुत सटल सी गिरावट शुरू होती है, और इसी के साथ लीडरशिप का फोकस भी बदलने लगता है। इस युग में समाज और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो गया, मतलब हर किसी के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल डिफाइंड थे। कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखने के लिए यज्ञ और रिचुअल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, और एक बड़ा बदलाव ये आया कि पावर अब ऋषियों से निकलकर राजाओं के हाथों में आने लगी थी। तो अब इस युग के लीडर्स का मेन काम था रिचुअल्स और गवर्नेंस के जरिए धर्म को बनाए रखना। चैलेंज अब ये था कि अपनी पर्सनल डिजायर्स और सोसाइटी के प्रति अपनी ड्यूटीज के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। और हाँ, अपने वादे को निभाना, अपने वचन का पालन करना, ये एक लीडर का सबसे बड़ा गुण बन गया था। इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल कौन है? राजा हरिश्चंद्र। सोचिए, सिर्फ एक सपने में किए गए वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना राज्य, अपना परिवार, सब कुछ, लिटरली सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये कहानी हमें बताती है कि उस दौर में अपने वचन के प्रति कमिटमेंट का क्या मतलब था। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं तीसरे युग में, द्वापर युग। ये वो दौर है जहां से चीजें और कॉम्प्लेक्स होने लगती हैं। राजनीति, संघर्ष और मॉरली ग्रे सिचुएशंस, इन सब का उदय इसी युग में होता है। द्वापर युग में मोरालिटी का लेवल और नीचे आ गया। अब फोकस पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और युद्ध पर था। सही और गलत के बीच की जो क्लियर लाइन थी, वो अब धुंधली हो रही थी। धर्म अब एब्सोल्यूट नहीं रहा, वो कंटेक्सचुअल हो गया, मतलब परिस्थितियों पर डिपेंड करने लगा। ये वो दौर था जो संघर्ष और मॉरल डायलेमा से भरा हुआ था। तो जाहिर है, इस बदलते माहौल में लीडरशिप स्टाइल भी बदल गया। अब लीडर्स के लिए प्रैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक होना जरूरी हो गया था।
उन्हें अक्सर धर्म संकट का सामना करना पड़ता था, यानी ऐसी सिचुएशन जहां कोई भी चॉइस पूरी तरह से सही नहीं होती। अब लीडरशिप, पावर, एथिक्स और अ बिगर गुड के बीच बैलेंस बनाने की एक आर्ट बन गई थी। और इस युग के लीडरशिप का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है भगवान कृष्ण। वो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों को गाइड किया। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे कॉम्प्लेक्स मॉरल डिलेमास के बीच भी एक बड़े लक्ष्य के लिए सही फैसले लिए जा सकते हैं। तो सत्य युग से लेकर द्वापर युग तक की इस पूरी यात्रा का आज के मॉडर्न वर्ल्ड के लिए क्या मतलब है? इन एंशिएंट स्टोरीज से हम आज के लिए क्या लेसन्स ले सकते हैं? चलिए अब जरा इस पर बात करते हैं। ये श्लोक एक बहुत ही गहरी और टाइमलेस बात कहता है। विद्वत्वम चंद्रपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन, यानी विजडम और पावर कभी बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मतलब एक राजा का सम्मान तो सिर्फ उसके अपने राज्य में होता है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान हर जगह होता है। यह हमें याद दिलाता है कि असली लीडरशिप किसी पोजीशन से नहीं बल्कि विजडम से आती है। तो इन तीनों युगों से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, सत्ययुग हमें सिखाता है कि लीडरशिप की फाउंडेशन हमेशा मॉरल इंटेग्रिटी होनी चाहिए। त्रेता युग हमें याद दिलाता है कि आइडियल्स को प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ बैलेंस करना कितना जरूरी है। और द्वापर युग वो हमें सिखाता है कि आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया में स्ट्रेटेजिक और एडेप्टेबल कैसे बना जाए। और महाभारत का ये श्लोक, ये तो गवर्नेंस का कोर प्रिंसिपल बताता है। न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, मतलब वो कोई सभा ही नहीं है जहां कोई वाइज एल्डर ना हो, और वो एल्डर भी वाइज नहीं है जो धर्म की बात न करे। इसका सार ये है कि जिस भी लीडरशिप में सच और धर्म नहीं है, उसका अंत निश्चित है। तो अंत में एक सवाल के साथ इसे यहीं छोड़ते हैं। आज के हमारे इस कॉम्प्लेक्स दौर में हमें किस तरह की लीडरशिप की सबसे ज्यादा जरूरत है? सत्ययुग के एब्सोल्यूट मोरालिटी की, त्रेता युग के ड्यूटी बाउंड प्रिंसिपल्स की, या फिर द्वापर युग की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की, या फिर शायद इन तीनों के एक परफेक्ट बैलेंस की? सोचिएगा जरूर।